जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है जीव विज्ञान, जिसमें हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल देखेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये आपका एसएससी में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। आप देख सकते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए पूरे वीडियो को देखिएगा और वीडियो कैसे लगेगी एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल क्या है सो देखिए। पहला सवाल है कि सूत्रकणिका निम्नलिखित में से किसका केंद्र होती है। ठीक है, सूत्रकणिका जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, इस आपका निम्नलिखित में से किसका केंद्र होती है। प्रोटीन संश्लेषण का, वसा संश्लेषण का, प्रकाश संश्लेषण का या कोशिकीय श्वसन का, किसका। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए एसएससी में पूछा गया सवाल है, बहुत बार पूछा गया इस सवाल को आप देख सकते हैं, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, कोशिकीय श्वसन। ठीक है, कोशिकीय श्वसन यानी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में की थी। यह कोशिका का श्वसन स्थल है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति, कोशिका कला या केंद्रक या नाभिक भी बोल सकते हैं इसको। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर होता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। क्लोरोप्लास्ट रहता है पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं रहता है। सेंट्रोसोम पादप कोशिका में होता है और जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पादप कोशिका में नहीं होता है। ठीक है, जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम होता है। लाइसोसोम पादप कोशिका में होता है, लाइसोसोम जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। रसधानी जो है जिसको वैक्यूल बोलते हैं, ये आपका पादप कोशिका में होता है और जंतु में रसधानी यानी वैक्यूल नहीं होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। चलिए अगला है, सेल्यूलोस निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है। आपका ऑप्शन है कोशिका भित्ति, कोशिका कला, जाइलम की द्वितीयक भित्ति या कीटों की शरीर भित्ति। ठीक है, देखिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जिसको सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, इसका मुख्य अवयव सेलुलोज पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला है, जीवित कोशिका का संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक एकक क्या है। जीवित जीवों का संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक एकक क्या है। तो देखिए जीवित जीवों का संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक एकक जो है वो है आपका कोशिका। ठीक है, क्या है, कोशिका। कोशिका की खोज की थी आपका रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। ठीक है, इसने सूक्ष्म तंत्र के द्वारा कॉर्क के एक खंड का अध्ययन किया तथा उसकी संरचना को मधुमक्खी के छत्ते के समान माना और इस संरचना के प्रत्येक खंड को कोशिका कहा गया, याद रखिएगा। और बाद में जर्मनी के 2 जीव वैज्ञानिकों एम स्लाइडेन तथा टी शवा ने 1938-39 में प्रसिद्ध कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 5 नंबर सवाल है, आनुवांशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी किसे कहा जाता है। आनुवांशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी, केंद्रक को, आरएनए को, एमआरएनए को या डीएनए को। देखिए आनुवांशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी जो होता है वो होता है आपका डीएनए, जिसको कहते हैं आपका जेनेटिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ, एसएससी सीजीएल में। अगला है, प्रतिजन क्या होता है। प्रतिजन क्या होता है। प्रतिरक्षी का परिणाम, प्रतिरक्षी के विपरीत, प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन या प्रतिरक्षी का अवशेष क्या होगा। देखिए प्रतिजन जो है, ठीक है, प्रतिजन जो है वो आपका प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन होता है। ठीक है, प्रतिपिंड एंटीबॉडी, ठीक है, गामा रक्त गोलिका यानी ग्लोबुलिन प्रोटीन है जो मेरुदंडी प्राणियों के रक्त या अन्य शारीरिक तरल पदार्थों में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नग्न आंखों से देखे जा सकने वाले कोषाणु का सबसे छोटा आकार क्या होता है। 1 माइक्रोन, 10 माइक्रोन, 100 माइक्रोन या 1000 माइक्रोन।
तो देखिए नग्न आँखों से देखे जाने वाले कोषाणु का सबसे छोटा आकार होता है 100 माइक्रोन। ठीक है, कितना होता है? 100 माइक्रोन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रंजक लाल एवं सुदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन है कैरोटीनॉइड, क्लोरोफिल, फाइटोक्रोम या क्रिप्टोक्रोम। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 फाइटोक्रोम। क्या होगा? फाइटोक्रोम। याद रखिएगा। ठीक है, फाइटोक्रोम पौधों द्वारा पौधे प्रकाश का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक फोटो रिसेप्टर होता है। यह दृश्य स्पेक्ट्रम के मुख्य रूप से लाल और दूर तक लाल क्षेत्र का पता लगाता है और बीजों के अंकुरण को नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती है? जीव द्रव्य कुंचन के कारण, बहिःपरासरण के कारण, अंतःपरासरण के कारण या विसरण के कारण? किसके कारण? तो देखिए कोशिका जो है अंतःपरासरण के कारण, ठीक है, अंतःपरासरण के कारण आपका स्फीत हो जाती है। जब पौधे की कोशिका को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो पौधे की कोशिकाएं परासरण यानी ऑस्मोसिस द्वारा जल ग्रहण करती हैं और फूलने लगती हैं। ठीक है, लेकिन कोशिका की जो दीवार होती है जिसको सेल वॉल कहते हैं, इसे फटने से बचाती है। पौधे की कोशिका फूलकर सूज जाती है और कठोर हो जाती है। इस प्रकार अंतःपरासन के कारण कोशिका फूल जाती है। याद रखिएगा। अगला सवाल है, अंतःशोषण की प्रक्रिया में क्या निहित है? विसरण, कोशिका क्रिया, अवशोषण या एक और दो दोनों? तो देखिए अंतःशोषण की प्रक्रिया में, ठीक है, अंतःशोषण की प्रक्रिया में अवशोषण निहित होता है। अवशोषण, ठीक है, जब ठोस पदार्थ द्वारा बिना किसी विलयन की सहायता के जल अवशोषित किया जाता है तो यह प्रक्रिया अंतःशोषण कहलाती है। और ऐसे पदार्थ जो जल का अवशोषण करते हैं और जल में घुलनशील नहीं है अंतःशोषक कहलाती है। और यह बीज के अंकुरण यानी जर्मिनेशन का पहला चरण होता है। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, बार बार परीक्षा में पूछा गया सवाल मैं लेकर आया हूं आपके लिए। चलिए देखिए अगला सवाल है कि किसमें रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है? अति परासरण दाबी घोल, अल्प परासरण दाबी घोल, संपरासरण दाबी घोल या इनमें से कोई नहीं? देखिए कोशिका का जो आयतन बढ़ता है वो आपका बढ़ता है संपरासरण दाबी घोल के कारण। ठीक है, जब एक कोशिका को संपरासरण दाबी विलयन में रखा जाता है तब जल पौधे की झिल्ली में मेम्ब्रेन में पहुंचता है और कोशिका का परिमाण बढ़ जाता है। ठीक है, अंततः कोशिका की झिल्ली के बढ़ जाने से यह कोशिका की कठोर दीवार को धक्का देती है और ऐसी स्थिति में कोशिका फूल जाती है अर्थात सूज जाती है। ठीक है, चलिए 12 नंबर सवाल देखिए, ऊतकजन जिसके बाह्य त्वचा बनती है वह क्या है? त्वचाजन, वल्कुटजन या रंगभन या गोपकजन? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 त्वचाजन। ठीक है, पौधों में 3 विभज्योतिक परतें पाई जाती हैं। ठीक है, जिसको मेरिस्टेमेटिक लेयर्स कहते हैं, जो आरंभिक रूप में 3 समूहों में होता है जिसे ऊतकलय या उलयन कहते हैं। ठीक है, जिसमें आपका डर्मेटोजन सबसे ऊपरी परत है और यह परत कोशिकाओं को अपनत यानी भागों में बांटती है। ठीक है, एंटीक्लिनिली भागों में, जिससे बाह्य त्वचा उत्पन्न होती है। फिर पेरिब्लम और फ्लोएम 2 अन्य उलयन परत हैं। ठीक है, इसलिए ऊतकजन जिसके बाह्य त्वचा बनती है वह त्वचाजन कहलाता है। ठीक है, वृक्क के आकार की द्वार कोशिकाएं किसमें होती हैं? द्विबीजी पादपों में, एक बीजी पादपों में, उपयुक्त दोनों में या शैवाल में, यानी काई जिसको बोलते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 द्विबीजी पादपों में। द्विबीजपत्री में रक्षक कोशिकाएं किडनी के आकार की तथा एक बीजपत्री में डंबल के आकार की होती है। याद रखिएगा। ठीक है, डंबेलाकार द्वारा कोशिकाएं किसमें होती हैं? डंबेलाकार द्वार कोशिकाएं किसमें होती है? मूंगफली में, चना में या गेहूं में या आम में? देखिए डंबेलाकार जो होता है, ठीक है ना, ये गेहूं में होता है। किसमें होता है? गेहूं में। ठीक है, गेहूं में आपका मोनोकोट्स या एक बीजपत्रीय रक्त कोशिकाएं डंबेलाकार यानी आपका डंबल बेल आकृति की होती है। 15 नंबर सवाल है, हरित ब्लॉकों का संबंध किससे है? हरित आवरण से, हरित मंत्रालय से, जैव ईंटें से या प्रोबायोटिक दही से? देखिए हरित ब्लॉकों का संबंध जो है वो है आपका जैव ईंटें से। ठीक है,
ग्रीन ब्लॉक्स पूरे प्रतिवेश में यानी परिवेश में नेबरहुड में कई खंडों में समाहित होता है, ठीक है, जिसको ग्रीन ब्लॉक्स के निवासी अपने आसपास की सुंदरता, जीवन की गुणवत्ता और स्वच्छता में वृद्धि के लिए हरितमा हरा बनाए रखने का प्रण लेते हैं। इन्हें जैव ईंटें यानी बायोब्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आप देख रहे हैं जीव विज्ञान। चलिए सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव, तो देखिए सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव जो है वो है आपका अमीबा, ठीक है। देखिए एसएससी सीजीएल टायर 1 में पूछा गया सवाल है। चलिए बाह्य पिंड किस में पाया जाता है? शुक्राणु में, सर्टोली कोशिका में, मादाकायी कोशिका में या नरकायी कोशिका में? बाह्य पिंड, तो देखिए बाह्य पिंड जो होता है ये आपका पाया जाता है मादाकायी कोशिका में, ठीक है। अगला पैरामीशियम में उत्सर्जन द्वारा को इस नाम से जाना जाता है, किस नाम से? तो कोशिका ग्रसनी, कोशिका मुख, साइटोपायज या क्रिप्टोस्पेयर, किससे? तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 साइटोपायज, ठीक है। पैरामीशियम के शरीर के अंत में पिछले भाग पर एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे साइटोपाइज या साइटोप्रोक्ट कहा जाता है। पैरामीशियम का अनपचा भोजन इसके द्वारा बाहर निकल जाता है और पैरामीशियम भोजन के रूप में मुख्यतः बैक्टीरिया और छोटे प्रोटोजोआ, एकोशिकीय कवक, डाइटम, ईस्ट आदि को ग्रहण करता है। चलिए एक मृदुतक कोशिका जीव, एक मिनट, हाँ, एक मृदुतक कोशिका जो कि कोशिकीय अजीव पदार्थ संग्रहण करती है क्या कहलाती है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2 आइडियोब्लास्ट यानी विचित्र कोशिका। मृदुतक यानी पैरेन्काइमा कोशिका में जो आपका इर्गेस्टिक पदार्थ संग्रहित होता है, जमा होता है, उसे आइडोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है। रेफिडस कोशिकाओं में जो फीडस कोशिकाओं से युक्त टेनिन कोशिकाएं आइडोब्लास्ट का निर्माण करती है, याद रखिएगा। आइडोब्लास्ट पौधे की ऐसी कोशिका है जो पौधों के अन्य ऊतकों से बिल्कुल भिन्न होती है और यह संचित संग्रहण आपका स्टोरेज ऑफ रिजर्व को ले जाने का कार्य करती है, याद रखिएगा, ठीक है। ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? तो पेंटोस शर्करा का या हेक्सोस शर्करा का या टेट्रोस शर्करा का या डाइओस शर्करा का? देखिए ग्लूकोज जो है, ठीक है, ग्लूकोज आपका हो जाएगा हेक्सोस शर्करा का, ठीक है, याद रखिएगा। तो आज का ये 20 सवाल आपको कैसा लगा? एक सवाल आपको होमवर्क में मैं दे रहा हूँ कि जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? आप कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।